नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक्स कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव का भी शंखनाद करेंगे। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर यूपी के 257 नेता नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहराया है। पिछले चुनाव में चुनाव का खर्च का ब्यौरा नहीं दिया गया। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर किसान मोर्चा की अहम बैठक आज। आंदोलन वापसी और एमएसपी पर भी मंथन होगा और आगे का रास्ता भी तय होगा। तीसरी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर सीएम शिवराज आज जपाताल पानी में टांटिया मामा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गौरव यात्राओं का भी समागम होगा। राज्यपाल समेत आधा दर्जन मंत्री इसमें शामिल होंगे। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा के जरिए उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी राज्य को 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कई योजनाएं भी करेंगे। इसके साथ ही मौसम की उलटबाजी के बीच पार्टी ने रैली स्थित परेड मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है। लक्ष्य हासिल करने के लिए पार्टी ने मंत्रियों से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मोर्चे पर उतारा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोगों में खासा उत्साह है। दूर दराज के लोग अपने साधनों के लिए देहरादून वहां पर पहुंच रहे हैं। 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले सभी लोगों में नई ऊर्जा का संचार भी होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट देहरादून पहुंच गए हैं। सह चुनाव आरपी सिंह, लॉकेट चटर्जी और अन्य नेताओं ने भी दून में डेरा जमा दिया है। इसके साथ ही चुनाव प्रभारी ने मुख्यमंत्री के साथ परेड मैदान स्थित रैली की तैयारियों का जायजा लिया, मंच की व्यवस्थाओं को भी देखा और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अवनीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचने वाले हैं। 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास अभी किया जाएगा। कैसी तैयारियां रखी गई हैं पीएम मोदी के आगमन पर? देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है वो अभी कुछ ही देर में जो है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे और जो उनके स्वागत में यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री और जितने तमाम बड़े नेता हैं वो वहाँ पर जो है पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वो परेड ग्राउंड पे पहुंचेंगे। परेड ग्राउंड पे जो है लगभग वो जो है 18,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसका विधिवत शिलान्यास करेंगे, घोषणाएं करेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। और लगभग 1:30 बजे के करीब जो है वो अब जनता को संबोधित करेंगे और 2:30 बजे जो है दिल्ली वापसी उनका है। और जो घोषणाएं हैं उसको लेके काफी यहाँ पे जो है पार्टी के अंदर, अधिकारियों के अंदर काफी उत्साह है, क्योंकि जो है एक कॉरिडोर की जो बात की जा रही थी जिससे जो देहरादून और दिल्ली का जो सफर था, जो पहले 6.5 घंटे में सफर होता था, अब वो जो है मात्र 2.5 घंटे में होगा। और जो नेशनल हाईवे है, केदारनाथ पुनर्निर्माण की बात करें, ऑल वेदर रिपोर्ट की बात, ऑल वेदर जो रोड है उसकी बात करें, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे जो है प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कोई और बड़ी घोषणा यहाँ पे जरूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि दूर दराज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का भी लक्ष्य जो है वो रखा गया है। जी बिल्कुल अंशुल, देखिए यहाँ पर जो है जो घोषणा की जा रही थी वो ये था कि लगभग 1,000 से ज्यादा आदमी यहाँ पर पहुंचेगा, परंतु विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था। उनका कहना था कि जो जगह है परेड ग्राउंड है कंजेस्टेड हो गया है, वहाँ पे 1 लाख छोड़ो 20,000 भी नहीं आएंगे। ये तमाम चीजों को आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पे जरूर शुरू हो गया है। और जो बात की जा रही है वो यहाँ पर है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि दूर दराज से यूपी की बात करें, कहीं और की बात करें, तमाम जगह से जो है यहाँ पे आदमियों के आने का सिलसिला जारी है। जी चलिए अवनीश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर अगले साल होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव राज्य के कुल 257 लोग नहीं लड़ सकेंगे। केंद्र चुनाव आयोग ने इन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया है। आपको बता दें कि आयोग ने पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी इन लोगों द्वारा चुनाव लड़ने और परिणाम आने के 1 महीने बाद तक समय से और सही ढंग से चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इन 257 लोगों में 34 लोग 2019 का लोकसभा और चुनाव लड़े थे, जो कि 213 जो लोग थे वो 2017 में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी थे। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अपनी चुनावी खर्च का ब्यौरा आयोग को समुचित ढंग से नहीं दिया
या बिल्कुल ही नहीं दिया। इन प्रमुख दलों में सर्वाधिक 12 उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल के थे। इन सभी को 1 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका गया और यह अवधि अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। तो अगले साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कुछ लोगों को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। दो लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है। उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि उन लोगों ने चुनावी खर्च का ब्यौरा पूरी तरीके से नहीं दिया था। कुछ लोगों ने आधा अधूरा दिया था और कुछ लोगों ने बिल्कुल ही ब्यौरा यहां पर नहीं दिया था। और यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, आपसे जानना चाहेंगे, चुनावी ब्यौरा न देने के कारण 257 लोगों को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव इस बार काफी अलग होने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए, जो है वो पार्टी अलग अलग नजर से अपने प्रत्याशी को देख रही है, जिसमें अब ये खबर आई कि 257 जो लोग हैं वो प्रत्याशी इस चुनाव में, राज्य चुनाव में चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन लोगों को चुनाव लड़ने का आयोग करार दे दिया है। इसमें पिछले लोकसभा व विधानसभा की अगर बात करें हम, तो इन द्वारा जो चुनाव लड़ने और जो परिणाम आने के बाद 1 महीने के जो बाद समय से और सही ढंग से अपने चुनाव को खर्च का जो ब्यौरा था वो आयोग को नहीं दिया है अभी तक। ये लापरवाही हमेशा देखने को मिलती है, जिसको लेकर चुनाव आयोग के अधिकारी जो हैं उन्होंने इस 257 लोगों में से 34 लोगों की अगर बात करें तो 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे। बाकी 213 लोग जो है वो 2017 में चुनाव लड़े थे, जो प्रत्याशी थे। हालांकि लोगों ने जो ये होती कि 1 महीने के अंदर इनको सारा ब्यौरा का जो खर्च है आयोग को समुचित ढंग से दिया जाता है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जिसमें से ये देखा जाए तो इन प्रमुख दलों जो दल है उसमें से 12 उम्मीदवार राष्ट्रीय लोक दल के थे, यानी पश्चिमी यूपी के थे। होता है कि कुछ लोग जीत जाते हैं तो वो अपने उसमें खो जाते हैं, वो नहीं देते हैं, बिजी हो जाते हैं। कुछ लोग जो हार जाते हैं, जिनकी जमानतें जब खो जाती है वो नहीं देते हैं। तो इस बात को लेकर लेकिन चुनाव आयोग इस चीज का मंथन करता रहता है कि कितने लोगों ने दिया है, कितने लोगों ने नहीं दिया, तो उसको नोटिस जाती है। हालांकि इसमें देखिए, इसके बाद 6 उम्मीदवार ऐसे थे जो पीस पार्टी से थे, गोरखपुर की तरफ से 5 एनसीपीसी के थे, 4 उम्मीदवार जो थे सीपीआई के थे, इसमें बसपा के भी 2 विधायक थे। इसके साथ देखिए तो जबकि एमआईएम से भी 2, निषाद जो पार्टी थी गोरखपुर की उससे भी 2 आदमी थे, 2 विधायक थे, जिसमें सीपीसीएमआई के लिए भी 2 उम्मीदवार थे, तो कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे इसके अंदर। तो ऐसे में ये तमाम जो लोग थे इसकी मॉनिटरिंग चल रही थी। प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का जो रोजाना मॉनिटरिंग किया जाता है उसके लिए चुनाव आयोग खर्च परीक्षक लगाती है। साथ ही आयकर विभाग के अधिकारी के साथ विशेष जांच दल भी चलती है, सक्रिय रहती है। इसके बाद भी जाने की जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं लचर हुई है। तो मतदाताओं को वोट के बदले नोट और शराब के जो दिया जाता था आदि जाने की जो खर्च थी उसकी निगरानी भी की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये जो 257 लोग हैं इनमें से अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब ये देखना है कि क्या ये जल्द से जल्द ब्यौरा देते हैं या चुनाव आयोग मानती है नहीं। यदि अगर नहीं लड़ पाएंगे तो फिर कौन से प्रत्याशियों को लड़ाएंगे, कौन से दल से वो लड़ेंगे, दूसरे अपने घर परिवार को लड़ाएंगे, क्योंकि मौजूदा भी विधायक इसमें है, कुछ निर्दलीय हैं, कुछ विधायक नहीं है, कुछ अभी इस 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये बड़ी खबर है और इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर भी है कि अब ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो अभी किस चुनाव आयोग को कैसे मनाते हैं, क्या कुछ इसमें इसके रास्ते निकालते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने अयोग्य जिस तरीके से ठहराया है और भी कई लोग उसमें ऐसे थे जिन्होंने अपना ब्यौरा यहाँ पर नहीं दिया गया था, क्या इसके बीच का भी कुछ रास्ता है या इनको बिल्कुल अब आयोग घोषित कर ही दिया है? देखिए, अभी तक तो चुनाव आयोग ने इन्हें आयोग घोषित कर दिया है। अब इसका रास्ता आयोग ही निकाल सकता है। यदि अब ये उस पर अपना ब्यौरा देते हैं तो अगर सही ढंग से देते हैं तो क्या चुनाव आयोग रास्ता निकालती है या जुर्माना लगाती है, या इसमें उत्तर प्रदेश सरकार या सरकार कोई पत्र देती है या इसका रास्ता निकालती है। क्योंकि अब ये मामला केंद्रीय चुनाव आयोग का, यानी अब दिल्ली ही तय करेगा कि ये चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अब इनमें से 257 लोगों में अलग अलग दल से लोग हैं, क्योंकि अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा लोग छोटे दलों से हैं।
छोटे दलों की भूमिका इस बार 2022 के चुनाव में अहम है। अब देखना होगा कि इन छोटे दलों की जो प्रत्याशी हैं बिल्कुल। वो कैसे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव आयोग क्या रास्ता निकालता है इस पे। चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन की भावी रूपरेखा तय करने के लिए शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होगी। किसान नेताओं ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीमित गठन के वास्ते केंद्र को 5 नाम भेजे जाए या नहीं, इस पर कोई भी फैसला इस बैठक में किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें सरकार से कोई औपचारिक संदेश नहीं प्राप्त हुआ है। इस बैठक में प्रदर्शनकारी किसानों की लंबित मांगों पर चर्चा होगी, जिसमें फसलों के न्यूनतम समर्थन पर कानून गारंटी, किसान पर दर्ज मामलों की वापसी, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा आदि शामिल है। एसकेएम की कोर समिति के सदस्य दर्शनपाल ने पीटीआई भाषा से कहा कि हमारी शनिवार को 11 बजे अहम बैठक है। हमारी लंबित मांगों पर चर्चा के साथ ही एसकेएम आंदोलन की भावी कार्य योजना भी तय की जाएगी। चूंकि हमें एमएसपी पर 5 किसान नेताओं के नाम सौंपने का औपचारिक संदेश जब तक नहीं मिलता है, इसलिए हम बैठक में ये तय करेंगे कि हमें सरकार को नाम भेजने हैं या नहीं। हम आपको बता दें कि केंद्र ने एमएसपी और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए मंगलवार को एसकेएम से 5 नाम मांगे थे। हालांकि बाद में एसकेएम के एक बयान में कहा गया था कि उसके नेताओं को केंद्र के इस मुद्दे पर फोन आए थे, लेकिन कोई भी औपचारिक संदेश नहीं मिला है। बता दें कि केंद्र 3 कृषि कानून वापस ले चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत देश में किसानों की आय सतत रूप से बढ़ रही है। तोमर के एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी गई। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर आज एक बड़ी बैठक है, जिसको लेकर आज बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आज आंदोलन में आगे का रास्ता तय किया जाएगा। सरकार को 5 नाम देने पर भी चर्चा आज हो सकती है। किसानों का कहना है कि उनके पास कोई औपचारिक संदेश अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है। और पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, आज किसान आंदोलन की एक बड़ी बैठक है, इसमें आगे का रास्ता तय हो सकता है। इस बैठक में क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए 11 बजे से जो है सिंघू बॉर्डर पर जो है ये बैठक आयोजित की जा रही है और बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंच चुके हैं। उसमें सारे संगठन जितने भी जो संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं 40-42, उसमें सभी संगठन शामिल हो रहे हैं, सभी संगठन के नेता उसमें आ रहे हैं। और उसमें जो है मुख्य रूप से 3 बातों पर चर्चा होनी है कि एमएसपी को लेकर सरकार का क्या रवैया है, एमएसपी को सरकार की गारंटी क्या होगी, इस पर पहली चर्चा होनी है। और इसके बाद जो है, क्योंकि एमएसपी को लेकर जो है ना, सरकार ने पिछले दिनों मंगलवार को किसान नेताओं से एक बात कही थी कि आपके तरफ से 5 नेता हमको मिलने चाहिए, जो बैठकर समिति बनाई जाएगी और समिति पर फिर निर्णय होगा। लेकिन सरकार ने फिर इस पर कोई बातचीत नहीं की है, तो इस मसले पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और जो सबसे अहम चीज है कि किसानों पर जो दर्ज मामले हैं उसको हटाने की बात कही जा रही है, जो मुख्य मांग है किसानों की। और एक जो है कि जितने किसान मारे गए हैं, जितने किसान शहीद हुए हैं आंदोलन के दौरान, करीब 700 किसान हैं। राहुल गांधी ने उस हरे किसानों की सूची भी जारी की है, तो उनकी जो है ना मुआवजे की बात कही जा रही है। तो 3 तो मुख्य मांग है, इससे 5 मांग उनके हैं, बिजली वाला मसला भी है, लेकिन 3 मांगों पर किसान ज्यादा अड़े हुए हैं। और इसी तीनों मांग को लेकर जो है आज बैठक होगी। इसी पर किसान संगठनों का फैसला होना है कि ये आंदोलन जारी रहेगा या इसको खत्म किया जाएगा। जो हालात अभी दिख रहे हैं, किसानों का जो मूड दिख रहा है, उससे नहीं लगता है कि किसान नेता लोग जो है ना बिना एमएसपी की गारंटी के आंदोलन को खत्म करेंगे। अब देखना होगा कि जो भी चीजें सरकार और किसानों के बीच इसके बाद क्या बातचीत होगी, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। वैसे सरकार की तरफ से 3-4 नेताओं को इस पर नियुक्त किया गया है, बहाल किया गया है कि किसानों की गतिविधियों को देखा जाए और उनसे बात की जाए, लेकिन अभी इसकी पहल नहीं की गई है। तो देखना होगा आज की बैठक के बाद जो है ना किसान नेता क्या निर्णय लेते हैं और क्या समझिए कि अपनी मांगों को लेकर सरकार पर कितना दबाव बना पाते हैं, ये देखने की बात होगी हमको। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
रुक करेंगे अंतिम खबर की ओर, जहां पर जननायक टांटिया मामा भील का बलिदान दिवस आज है। इंदौर में इसे उत्साह के साथ मनाया भी जा रहा है। जिले भर में आज विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम शहर के नेहरू स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही पाताल पानी में टांटिया भील की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि दोनों कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही टांटिया भील की जन्मस्थली अहीर बड़ौदा और रतलाम जिले के सलाना से शुरू हुई कलश यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से निकलेगी। जगह जगह विभिन्न संगठन, संस्थाओं और नागरिक द्वारा कलश यात्रा का स्वागत किया जाएगा। पाताल पानी में दोपहर 12 बजे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, जनजाति कल्याण मंत्री मीना सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि टांटिया मामा स्मारक स्थल पर कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे और सभी अतिथि टांटिया मामा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर मंदिर परिसर में पौधारोपण भी करेंगे। पाताल पानी में ही मंचीय कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री वनवासी बंधुओं को संबोधित करेंगे और इसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां वो टांटिया मामा के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, आज टांटिया मामा की यहाँ पर बनाया जा रहा है, उनका कार्यक्रम कई जगह पर आयोजित किया जा रहा है। अगर इंदौर की बात करें तो भव्य आयोजन वहां पर किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार आदिवासी वर्ग के जो महापुरुष हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी जो बलिदान दिवस है वो मनाती नजर आ रही है। क्योंकि बात की जाए टाटिया मामा भील की तो आज टाटिया मामा भील का बलिदान दिवस है। और बात की जाए इंदौर की तो इंदौर के नेहरू नगर स्टेडियम में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही बात की जाए नेहरू नगर स्टेडियम में जिस प्रकार से जो टाटिया मामा भील की बलिदान दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो आदिवासी वर्ग की जो संस्कृति है वो भी देखने को मिलेगी और साथ ही आदिवासी जो लोक नृत्य है अलग अलग वर्ग के वो भी इस पर प्रस्तुत किए जाएंगे आदिवासी वर्ग के द्वारा। मगर बात की जाए पताल पानी स्टेशन की तो पताल पानी स्टेशन का जो नाम है वो टाटिया मामा भील के नाम से रखा जाएगा, जिसके चलते बात की जाए आज जो पताल पानी में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां मौजूद रहेंगे। और साथ ही बात की जाए टाटिया मामा भील की तो टाटिया मामा भील की जो प्रदर्शनी है, जो उनने अपने जीवन में स्वतंत्रता सेनानी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए क्या क्या बलिदान दिए हैं, देश के बारे में क्या क्या काम किए हैं, उसके बारे में एक प्रदर्शनी लगाई गई है और लोगों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से टाटिया मामा भील के बारे में बताया जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए पूरे प्रदेश भर में कई जगह पर पहले भी टांटिया मामा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभी आदिवासी गौरव दिवस भी मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है। आने वाले चुनाव को लेकर भी आदिवासियों को साधने की कोशिश में यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि दोनों पार्टियां इन सब चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी सरकार जो आदिवासी वर्ग के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो महापुरुष हैं, उनके नाम पर लगातार मध्य प्रदेश में जो अलग अलग स्थान हैं उस पर रखने पर जो नाम बदलने की जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि बात की जाए सबसे पहले राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में सबसे पहले जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। उसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रख दिया गया, जो गोंडवाना जो समाज है, जो वर्ग है, उसकी सबसे बड़ी शासक रही है। उसके बाद बात की जाए अलग अलग जगहों की तो अलग अलग जगहों पे जो नाम बदलने की जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। एक बार फिर बात की जाए टांटिया मामा बलिदान दिवस के अवसर पर आज फिर पताल पानी स्टेशन का जो नाम है वो बदल दिया जाएगा। और बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर है, मगर दोनों ही पार्टी की बात की जाए तो दोनों ही पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जमीनी स्तर में जुट गई, जहां एक और बीजेपी पार्टी आदिवासी वर्ग को साधने में लगी हुई है और जो उनके स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो महापुरुष है, उनके नाम पर अलग अलग स्थान का नाम रखा जा रहा है। वहीं बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी भी आदिवासी वर्ग के जो संगठन प्रमुख है उनसे लगातार मिलके
वोट बैंक की जो तैयारी है वो कर रही है। क्योंकि बात की जाए 2018 के चुनाव की अंशुल, तो 2018 के चुनाव में सबसे ज्यादा जो सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी वो केवल आदिवासी वर्ग के क्षेत्र की सीट ही नजर आई। जी चलिए विवेक का बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राज्यपाल, सीएम समेत कई लोग टांटा मामा भेल के कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है उसमें मौजूद रहेंगे। पाताल पानी में इसका भव्य आयोजन किया गया है। टांटा मामा की प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल और सीएम आज करने वाले हैं। कांस्य की ये प्रतिमा बताई जा रही है। इसके साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। टांटा मामा की बलिदान दिवस आज है और आज के दिन एक बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में किया गया है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।